तो राधे राधे साथियों, ये हमारे दिसंबर की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें हम तीसरा वीक कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 14 दिसंबर को। और थीम भी याद रखेंगे। थीम क्या है? पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वाट काउंट्स। और देखो, ये ऊर्जा से ही एक और दिवस मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों अलग अलग है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये, और ये अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस है। ये जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपसे पूछा था, हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं कौन? मनोहर लाल खट्टर जी। एक तो ये याद रखना, ये नए बने हैं। अभी इन्होंने कहाँ पर ऊर्जा वीर अभियान को शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विजयवाड़ा में, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। एक्सिस मतलब एक्सिस बैंक की यहाँ पे बात हो रही है, उसकी इसमें जो पार्टनरशिप है, जो इसके पास शेयर है वो बढ़ गए हैं, लगभग बढ़ के 19.99% हो गए हैं। तो इसने अपना नाम यहाँ पे रख दिया है, इतना सा हमें याद रखना है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें, स्थापना होती है 2001 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, चेयरमैन है अनिलजीत सिंह। इसी तरह का एक और बैंकिंग अपॉइंटमेंट है। यस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए? सिंपल से याद रखेंगे, मनीष जैन बन गए हैं। यस बैंक की बात कर ले तो स्थापना होती 2004 में, मुंबई में मुख्यालय है, एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है। और नई टैगलाइन पिछले साल ही आई थी, लाइफ को बनाओ रिच। और अगर ऑप्शन से भी आप देखोगे तो इंडियन ऑयल के भी अध्यक्ष बने थे अरविंदर सिंह सानी। और परमेश शिवमणि ये इंडियन कोस्ट गार्ड के नए अध्यक्ष बने। और कौन से नंबर के बने हैं ये, चलो ये बताओ मुझे आप, कौन से नंबर के बने हैं? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको हर बार बताता हूँ, क्योंकि अभी किसी स्टूडेंट ने बताया, इस तरह का प्रश्न उनके एग्जाम में आया था कि कौन से नंबर के बन गए हैं, या इनसे पहले जो थे ना, चलो वो बताओ, इन्होंने किनका स्थान लिया? इनसे पहले कौन थे जिनका अभी निधन हो गया, और वो कौन से नंबर के थे? दो प्रश्न पूछ लिए मैंने यहाँ पे। विजय किशोर रहाटकर राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है। क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोगों को भी आना चाहिए। जिनके एग्जाम में आए उनको तो आना ही चाहिए, बाकियों को भी इसीलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं है। मान लो आपके एग्जाम में आता तो याद होता नहीं होता? बताओ, हम अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे भी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलो चिप को डेवलप किया है? तो सिंपल से याद रखेंगे, गूगल ने। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर, उसके प्रिंसिपल्स पर आधारित है। और इसके लिए विलो चिप डेवलप किया अभी गूगल ने। गूगल की स्टैटिक पे आपको बता दूं एक बार, इसके फाउंडर लैरी पेज सर्जेबी ने, स्थापना होती 1998 में, कैलिफोर्निया अमेरिका में हेडक्वार्टर है, सीईओ सुंदर पिचई है, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। फिर एक बुक आपको याद रखनी है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। इस बुक को अभी किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिनेश शाहरा ने इस बुक को लिखा है। अच्छा, दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, और कब मिल चुका है? 1989 में। और पिछले साल इनको रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला तो 1959 के लिए था, लेकिन दिया पिछले साल गया था, इतने सालों के बाद। तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि किस देश ने भारत को अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से हटा दिया है, वो दर्जा खत्म कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। डेली करंट अफेयर्स में मैंने आपको डिटेल में समझाया था, अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक लाइन में समझा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि ये कोई देश है, ये भारत है, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। हम उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में रखते हैं, तो वो भी हमें रखता है। फ़ायदा क्या होता है? जैसे भारत की कोई कंपनियां यहाँ पर है और हमारे यहाँ पे स्विट्जरलैंड की कंपनियां हैं, तो उसमें हम उनको टैक्स में रियायतें देते हैं, कम टैक्स लेते हैं, और भी कई तरह के फ़ायदे देते हैं। लेकिन शुरुआत इसकी हमने की थी, क्योंकि वहाँ की एक कंपनी है नेस्ले, जो कि भारत में है, और उस पर हमने टैक्स बढ़ा दिया था। तो जब उसकी कंपनी में हमने टैक्स बढ़ाया, तो फिर स्विट्जरलैंड ने कहा कि हम भी जो मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का हमने आपको दर्जा दे रखा है उसे भी ख़त्म करते हैं, और अब भारत की जो भी स्विट्जरलैंड में कंपनियां होगी हम उस पर भी टैक्स बढ़ाएंगे, 10% ज़्यादा टैक्स लेंगे। तो अभी तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे किस देश ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को वापस ले लिया, तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। बाकी और भी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया ही है। फिर भी शीट आपके सामने है, आप रीड कर सकते हैं, ये अंग्रेजी में भी आपके सामने है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड मैं आपको मैप में दिखा दूँ, ये स्विट्जरलैंड आपको मिलेगा, कैपिटल होती है बर्न, स्विस फ्रैंक करेंसी है। और अभी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 आई थी, उसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे था, भारत 58 पे था। ध्यान रखना। अगला देखते हैं अभी।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत ने किस रोग के मामले में 69% की कमी की है। तो सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। कौन सी रिपोर्ट जारी की है? WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 को जारी किया है और इसमें बताया कि मलेरिया के मामले में भारत में 69% की कमी आई है। ये ध्यान रखना, मलेरिया ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, वेक्टर यानी कि रोगवाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, और किस को प्रभावित करता है? आरबीसी को प्रभावित करता है। ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है कि किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। तो सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना ने। और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए तीसरे वनडे में इन्होंने शतक लगाया और ये एक रिकॉर्ड बना दिया। कौन सा रिकॉर्ड है याद रखना? एक कैलेंडर ईयर चालू होता है जनवरी से और दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर जो आप पढ़ते हो वित्तीय वर्ष वो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे हम कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा टेस्ट में शतक लगा करके रिकॉर्ड बना दिया। और कितने शतक बनाए? 4 शतक बनाए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यही न्यूज़ है। बाकी ये तो मैंने आपको पिछला रिवीजन करवाया सारा। ठीक है, तो स्मृति मंधाना का नाम याद रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई काम करवाना है, तो उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जो भी सर्विसेज आएंगी वो मार्केट से लेंगी, आप और मुझसे खरीदेंगी। तो वो आप और मुझसे कैसे खरीदेंगी, कैसे कांटेक्ट में आ पाएंगी, उसके लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये इस पे जाकर के सर्च करेंगी। आपकी कोई कंपनी है, कोई सर्विसेज देते हो तो यहाँ जाके रजिस्टर कर दो। तो ये आप वहाँ पे डाल देंगी, नोटिफाई कर देंगी। आप अपनी बोली यहाँ पे लगा देना, टेंडर निकालेंगी और अगर आपका नाम सेलेक्ट होता है तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो उत्तर प्रदेश ने कहा इसे पूरी तरह से हम यूज़ करेंगे। मतलब छोटे से छोटा काम हुआ, बड़े से बड़ा काम हुआ, हम इसी के थ्रू आपसे काम में लेंगे। डायरेक्ट किसी को हायर नहीं करेंगे। तो सिंपल से याद रखेंगे, इसको पूरी तरह से 100% अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना को अभी किसने शुरू किया है? इसको गुजरात ने शुरू किया है। इसका मकसद क्या है? इस योजना को शुरू करने का मकसद है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और पोषण के बीच संतुलन बनाना। और इसके लिए टैगलाइन भी रखी है, पोषण भी पढ़ाई भी। कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए है ये। इसमें बच्चों को पौष्टिक नाश्ता मिलेगा जिससे शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिले। इसी तरह से एक दूध संजीवनी योजना भी यहाँ चलती है जिसमें बच्चों को सप्ताह में 5 दिन 200 ml दूध दिया जाता है। ये भी गुजरात की है। और इसी से मिलती जुलती एक होमवर्क प्रश्न मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में दिया था, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने शुरू की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा KJS ढिल्लों। पूरा नाम है कंवलजीत सिंह ढिल्लों। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं कंवलजीत सिंह ढिल्लों। और इन्हीं की एक बुक है कितने गाजी आए कितने गाजी गए, उसी के लिए इनको ये क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड दिया गया है। तो इतना सा आप याद रखना। बाकी ये देखो, ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। सूर्यबाला अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2024 के लिए 34वां नंबर का व्यास सम्मान मिला था। इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। समंता हार्वे आप जानते हो, 2024 का बुकर अवार्ड इनको मिला है। ये एक ब्रिटिश लेखिका है। इनके नॉवल का नाम है ऑर्बिटल, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला। वहीं जेनी एर्पेनबेक की बात करें, 2024 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। ये जर्मनी की लेखिका हैं और इनके उपन्यास का नाम क्या है? काइरोस है, जिसके लिए इनको ये सम्मान मिला है। इसमें ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन है। ठीक है, तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया, उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? इस तरह का प्रश्न बनेगा एग्जाम में। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 2023 में। बाकी इनको और कौन कौन से अवार्ड मिले ये सब मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी, आप देख सकते हैं। पद्म विभूषण की यहाँ पे बात की 2023 में। अभी लेटेस्ट 2024 का भी पूछ सकते हैं। ग्रैमी अवार्ड मिला था पाश्तो के लिए, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस 2024 का इनको अवार्ड मिला था। वैसे टोटल अभी तक इनके जीवन में 4 ग्रैमी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। ये महाराष्ट्र से थे। अगर पूछे कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ से थे, तो महाराष्ट्र मुंबई में इनका जन्म हुआ था। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा भैया कि अभी किसने 2024 में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत ने जीत लिया है।
हम बता दूं एक बार किस किस की बात कर रहे हैं, वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 की बात कर रहे हैं। इस बार इसका नवा संस्करण था। देखो अगर यहाँ से आप देखोगे ना तो हो सकते हो कंफ्यूज हो जाओ, या कई जगह मुझे स्टूडेंट ने बताया, कई जगह उन्होंने कहीं और जगह पढ़ा तो वहाँ पे बताया गया कि 10वां एडिशन है। तो भाई मेरे आप पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, ठीक है, गिन लो इसको, टोटल आपको 10 नजर आएंगे। लेकिन आप इस वाले पे ध्यान दो, ये जो है ये जापान में होना था 2021 का एडिशन, लेकिन ये कैंसिल हो गया था कोविड के कारण। तो इसलिए कौन कौन से एडिशन हुए, ये तो कैंसिल हो गया ना, हट गया है तो कौन कौन से एडिशन हुए, तो उस तरह से ये नवा एडिशन है, याद रखना, 10वां नहीं कहेंगे। और ये कहाँ पे हुआ, ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ, देख सकते हो। भारत ने फाइनली इसको जीत लिया, चाइना को हराया। अभी तक जितने बार भी हुए हैं ना, पहली बार 1992 में हुआ था मलेशिया में, साउथ कोरिया ने जीता, चाइना को हराया। तब से लेकर अभी तक जितनी बार भी हुए आप देख सकते हो, लगातार 2 बार भारत ने इसको जीता है, 2 ही बार जीता है। इस बार हमने चाइना को हराया है। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि ये तो महिलाओं का है, इससे पहले दिसंबर में ही पुरुषों का भी हुआ था, वो 11वां एडिशन था, वो भी ओमान मस्कट में हुआ था, उसको भी भारत ने जीता था, और भारत ने यहाँ पे पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से। 2024-25 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीत लिया है, तो इसको जीत लिया है मुंबई ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। अगर पूछ ले इसका संबंध किससे है, तो ये भी याद रखना, क्रिकेट से इसका संबंध है। अब इसको मुंबई ने जीत लिया है, दूसरी बार जीता है मुंबई ने। किससे हराया मुंबई ने यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश को हराया। इनके बीच जो फाइनल हुआ था वो बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मुंबई टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर थे, और मध्य प्रदेश टीम के कप्तान रजत पाटीदार थे। ये भी आपको बता दूं प्लेयर ऑफ द मैच रहे सूर्यांश सेग, कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे इसको पढ़ना, सूर्यांश शेग मुंबई से हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे अजिंक्य रहाणे, ये भी मुंबई से हैं। तो यहाँ पे हम याद रखना किसकी बात कर रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी से एक मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, एक नाम आ रहा है, अभी हमने पढ़ा था, इसका उत्तर आप लोग देने की कोशिश करना। अभी जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, तो कहाँ पे, हमेशा ये यहीं पे होता है, लखनऊ में ही। और इसमें महिलाओं का और पुरुषों का जो इवेंट है उसको किसने जीता, वो दोनों भारतीयों ने जीता है। अब उनके नाम बता दो फटाफट से, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, बताओ। हम अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। याद रखेंगे मिखाइल कावेलाशविली जॉर्जिया के अभी नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और ये ऑप्शन में बात करें, ये अभी नए बने थे इसलिए बता रहा हूँ। डूमा बोको बोत्सवाना के प्रेसिडेंट बने। नवीन राम गुलाम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा नाम, मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। और मसातो कांडा भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये अभी 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। बाकी एक बार मैं आपको जॉर्जिया बता दूं, मैप में यहाँ पे आपको जॉर्जिया मिलेगा। कैपिटल तबलिसी होती है, जॉर्जियन लारी यहाँ की करेंसी होती है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी चक्रवात चिडू आया है और किस देश में तबाही मचाई। तो इसमें ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो उत्तर हो जाएगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक आपको कहाँ मिलेगा मैप में, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, तो ये मोजाम्बिक है, इसकी कैपिटल मापुटो होती है। मोजाम्बिक मेटिकल यहाँ की करेंसी होती है। कई स्टूडेंट ने बताया कि कई उन्होंने पढ़ा है कि ये जो चक्रवात है ये मायोटे नाम का जो एक कंट्री है, जिसको लिखोगे आप मायोटे, नहीं किसी स्टूडेंट ने तो कहा ये फ्रांस में आया, तो भाई फ्रांस में नहीं आया एक्चुअली में। आप यहीं पे देखो, ये मैप में आपको यहाँ समझ में आएगा। ये तो मेडागास्कर है, ठीक है, ये मोजाम्बिक हो गया, और इनके बीच में छोटे छोटे जो द्वीपीय देश दिख रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल ये पूरा भी नहीं, अब मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरे से नहीं होगा। ये यहाँ पे ये वाला जो छोटा सा ये आइलैंड है, ये फ्रांस का है, ठीक है। तो यहीं पे भाई चक्रवात आया यहाँ से, तो ये इसके रास्ते सी के चैनल पे है, तो उसने इसको भी हिट किया और ये यहाँ तक पहुँचा, तो ये भी प्रभावित हुआ है। ये मायोटे है, ये फ्रांस में नहीं आया, फ्रांस का ही आइलैंड है यहाँ पर, तो उसी को हिट किया है, तो मायोटे भी है। वैसे तो और भी भाई तूफान आएगा, कहते हैं ना गेहूं के साथ गुण तो फिसता ही है, तो जैसे मेडागास्कर को भी हिट किया है कुछ इलाकों में, मायोटे भी उसके इलाकों में आया, इसके आसपास के जो थोड़े बहुत कंट्री है यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हिट किया है। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो मोजाम्बिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और आप कह सकते हो छोटा सा जो आइलैंड है जिसपे फ्रांस का नाम है, फ्रांस का है, तो उसको भी हिट किया है। तो मायोटे भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन में अगर वो देगा तो ऐसे ही आपको देगा, दोनों नहीं रखेगा अभी, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी किस देश ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने किया है।
ये एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है और इसका नाम डार्क ईगल है। याद रखना कहाँ से, क्या, फ्लोरिडा से। और इसकी स्पीड भाई हाइपरसोनिक है तो स्पीड तो सिंपल सी बात है, याद रखना 5 मैक से ज़्यादा ही होगी। एक मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। मैंने आपको समझाया भी था, 5 मैक से ज़्यादा है हाइपरसोनिक हो जाएगा। और सुपरसोनिक में क्या हो जाएगा, 1 मैक से ज़्यादा हो जाएगी, 5 मैक से कम हो जाएगी। और सबसोनिक में 1 मैक से कम हो जाती है स्पीड। तो ये हाइपरसोनिक है तो 5 मैक से तो ज़्यादा ही है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, डार्क ईगल हमारा प्रश्न था। अमेरिका ने इसका भी सफल परीक्षण किया है। फिर अगले में पूछ रहे नुपी लाल नुमित 2024 ये कहाँ पर मनाया गया, तो याद रखेंगे मणिपुर में मनाया गया है। अब ये है क्या नुपी लाल नुमित, तो जो 1904 और 1939 में नुपी लाल विद्रोह हुआ था उसमें न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली महिलाओं के साहस का सम्मान करने के लिए ये एक कार्यक्रम है जिसका आयोजन मणिपुर में होता है। मैंने बताया था 2-3 तरह से प्रश्न यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है। वो पूछ लेगा भैया ये नुपी लाल नुमित क्या है, या नुपी लाल विद्रोह, ये जो है नुपी लाल विद्रोह ये कब और कहाँ पे हुआ, तो मणिपुर में हुआ। कब हुआ, 1904 और 1939 में। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड ने। ये याद रखेंगे आप, सिंपल सा प्रश्न है। और ऋषिकेश, इसको विश्व की योग राजधानी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अभी याद रखेंगे 2024 में ही 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो हुआ था, ये उत्तराखंड के देहरादून में ही हुआ था। अच्छा, मैंने आपको जब डेली करंट अफेयर्स क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करवाए थे, जो कोई ना कोई राज्य है किसी न किसी नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य बना। जैसे कि ये देख सकते हो आप सारे, लेकिन किसी स्टूडेंट को डाउट था, एक स्टूडेंट को डाउट था कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात नहीं है, कुछ और उन्होंने बताया था। कौन सा बताया था ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था गुजरात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये प्रश्न एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर गुजरात होगा। मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा, लगा भी दूंगा एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आया था, क्या था। तो जो भी मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ ना डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, क्योंकि वो तो डिटेल्ड वीडियो होता है, ठीक है। यहाँ मैं रिवीजन नहीं करा सकता हूँ मंथली और जो वीकली वाले होते हैं, वहाँ तो जो क्वेश्चन होता है उसी से संबंधित मैं आपको डिटेलिंग में जो पॉइंट होते हैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। और इसके बाद पूरा मंथ एंड होने के बाद जो 1 लाइनर रिवीजन मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, सुपर फास्ट रिवीजन, उसमें तो बिल्कुल रिवीजन नहीं होता, उसमें डॉट टू डॉट हम बात करते हैं, क्योंकि वो फास्ट रिवीजन होता है। जो हमारा डेली करंट अफेयर्स की क्लास है वहाँ हम डिटेलिंग में थोड़ा रिवीजन कर करके बात करते हैं, तो वहाँ मैंने आपको रिवाइज करवाया था और वहीं उन्होंने पूछा था। तो अभी तो हमारा प्रश्न क्या है वो याद रखेंगे। भारत का पहला योग नीति को शुरू करने वाला राज्य उत्तराखंड बन गया, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान भक्तों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी चैटबॉट लॉन्च किया है, किस नाम से, तो कुंभ सहायक। तो जो भी वहाँ पे भक्तगण आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, अगर उनको कोई जानकारी चाहिए, कोई कार्यक्रमों की जानकारी चाहिए, तो वो इस चैटबॉट से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसका नाम कुंभ सहायक है, ये आप ध्यान रखना। कुंभ का मेला 4 स्थानों पे लगता है। हर साल में अगर आप देखोगे तो 12-12 साल में रिपीट होता है, और हर एक दूसरे में आप देखोगे तो 3-3 साल का अंतराल होता है। वो 4 स्थान कौन से हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। 2025 में ये लग रहा है प्रयागराज में। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश का भी 76 नंबर का जिला बन गया महाकुंभ, पूरा नाम दिया गया महाकुंभ मेला जनपद। कुंभ का मेला याद रखना यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल है, 2017 में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बेगा चित्रकार है, निधन हो गया, उनका नाम पूछ रहे हैं, तो नाम हो जाएगा जोधैया अम्मा, याद रखना है इनका नाम है। और ये मध्य प्रदेश की बेगा चित्रकार हैं, पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और कब मिला था इनको पद्मश्री, अगर ये आप पूछोगे तो पिछले साल ही 2023 में ही
इनको पद्मश्री मिला था। उससे पहले 2022 में उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नारी शक्ति सम्मान से इनको सम्मानित किया था। ठीक है, तो इनकी जो ये पेंटिंग बनाती है उसमें देवलोक की परिकल्पनाएं भगवान शिव बाघ पर आधारित होती है। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव के महत्व को इसमें दिखाया जाता है। नाम याद रखेंगे, क्या है? जोधैया अम्मा इनका नाम है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी इस तरह का प्रश्न आपके किसी एग्जाम में पूछा गया था कि इसका 100 नंबर का जो सदस्य देश है, फुल टाइम मेंबर कंट्री, वो कौन सा बन गया है? 100 या 101 वाला पूछा था। तो अभी पूछ रहे हैं कि 105वां फुल टाइम मेंबर कौन सा बन गया है? मोल्दोवा बन गया है, ये आप ध्यान रखना। इससे पहले 104 नंबर का बना था अर्मेनिया, ये 99 नंबर का बना था, और ये 101 नंबर का बना था। और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि 100वें नंबर का ये कौन सा बना था देश, इसका फुल टाइम मेंबर। बाकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से 2 पॉइंट आप ध्यान रख लेना। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, सबको पता है। डायरेक्टर जनरल भी आप सबको पता होंगे, डॉक्टर अजय माथुर है। लेकिन नए वाले भी याद रखना जो अगले साल से पद संभालेंगे, आशीष खन्ना उनका नाम है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, अभी 13वां एडमिरल कप 2024 को किसने जीत लिया? इसको रशिया ने जीत लिया है। अब देखो, एक प्रश्न आपके मन में आएगा, ये एडमिरल कप है क्या, इसका संबंध किससे है? तो एडमिरल कप ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित एक बोट रेस है। बोट रेस आप याद रखो। एडमिरल कप क्या है? इसका संबंध है बोट रेस से। इसका आयोजन भारतीय नौसेना करती है। और अभी जो हुआ 13वां संस्करण हुआ और इसको जीत लिया रशिया की टीम ने। देखो, 3 तरह के इवेंट हुए थे यहाँ पे। ठीक है, टीम कैटेगरी में हुआ था, मेन सिंगल का हुआ था, वुमेन सिंगल का हुआ था। तो वो मैं आपको सारे बता दूं। टीम कैटेगरी का हमने पढ़ लिया, रशिया ने जीता। व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर पुरुषों में बात करेंगे तो उसको भी रशिया ने जीता। रशिया के लेफ्टिनेंट गोरकुनोव ने जीता। और महिला वर्ग में इटली ने जीता। इटली की एनसाइन कैमिला ने जीता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे एक और तरह की बोट रेस आप पढ़ते हो, नेहरू ट्रॉफी उसको कहते हैं। नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से है। इस तरह का प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो कहाँ होती है? केरल में होती है। केरल में भी कहाँ? पुन्नमदा झील में। ये भी मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पहला वॉल्डनर कप ये कहाँ पे हुआ? अच्छा, ये जहाँ पर भी हुआ उससे पहले तो आप ये याद रखना, वॉल्डनर कप का संबंध किससे है? इस तरह का प्रश्न आएगा तो याद रखेंगे आप, टेबल टेनिस से इसका संबंध है। पहली बार इसका आयोजन हुआ तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तो यूँ पूछ रहे हैं कहाँ पे हुआ, तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में इसका आयोजन हुआ। अभी टेबल टेनिस के संबंध है। जीता किसने? टीम एशिया ने जीत लिया है, टीम वर्ल्ड को हराया है। और हमारी एक टेबल टेनिस प्लेयर है मणिका बत्रा, वो इसकी प्लेयर थी। टीम एशिया में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी दिसंबर में ही स्लाइनेक्स अभ्यास हुआ, कहाँ पर हुआ? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ। कौन सा एक्सरसाइज है? स्लाइनेक्स है। नाम से ही पता लग रहा है। एसएल मतलब श्रीलंका, आई मतलब इंडिया, एन मतलब नेवल एक्सरसाइज। ये एक नौसैन्य अभ्यास है। और 11वां एडिशन हुआ अभी, कहाँ पे? विशाखापत्तनम में हुआ। भारत की तरफ से आईएनएस सुमात्रा ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। देखो, श्रीलंका के साथ 2 और एक्सरसाइज हम करते हैं, मित्र शक्ति और दोस्ती अभ्यास। ये दोनों इस 2024 में हमने किए हैं, तो एक बार देख लो। मित्र शक्ति का तो 10वां संस्करण हुआ था श्रीलंका में ही, और दोस्ती का 16वां संस्करण हुआ था। भारत श्रीलंका के साथ इसमें मालदीव भी होता है, और इस बार ये हुआ मालदीव में ही। अभी यहाँ के श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे, प्रधानमंत्री जी से मिले, बातें की, तो उनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरा कारण है, इस बार नए बने हैं प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, तो याद होने ही चाहिए आपको नाम। प्रेसिडेंट है अनुराग कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूर्या। यहाँ की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो सब मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी। चेन्नई में स्थापित किया गया है। और इसमें क्या होगा? डायबिटीज बायो बैंक है, मतलब इसमें आप यूँ समझो। चलो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसको स्थापित किसने किया, किसने बनाया? ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। तो क्यों किया गया? तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके हम बायो सैंपल से रख सकेंगे। जैसे कि बायो सैंपल मतलब जैसे उनका ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया। और इससे होगा क्या, जब भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो डायबिटीज़ के बारे में अगर उनको और रिसर्च करना है तो सैंपल यहाँ से वो कलेक्ट कर सकेंगे। उससे क्या होगा, भविष्य में इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हम डेवलप कर सकेंगे। और यही इसका मकसद है, डायबिटीज़ बायो बैंक। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया शॉर्ट में, समझ में आ गया होगा आपको। अभी याद रखेंगे, देश का पहला है तो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे? चेन्नई में। अब आप लोग मुझे बता दो, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये कब मनाया जाता है? बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं।
और एक और प्रश्न का उत्तर दो, ये साइंस का प्रश्न रहेगा कि हमारे शरीर में आपको बताया ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो हमारे शरीर में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं होता या वो सिक्रेट नहीं होता, बाहर से इंसुलिन हमें देना पड़ता है। तो मेरा प्रश्न यही है कि जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, साइंस का प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब ये मंदिर बना तो उसमें पूरी तरह से सेफ्टी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह से पालन किया गया। कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुई नहीं। और आप जानते हो ये मंदिर किसने बनाया, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है। और उसको अभी नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने गोल्डन ट्रॉफी से भी सम्मानित किया था। अच्छा, ये जो राम मंदिर है, दो प्रश्न और बन जाएंगे कि ये राम मंदिर का डिज़ाइन किसने बनाया। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। बता तो मैं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में डिटेल में चुका हूँ, तो बताओ। और उसमें जो रामलला की जो मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है। दोनों प्रश्न के उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है। तो मैस्कॉट याद रखेंगे मौली है। और पहले तो आप ये बताओ 38 नंबर के नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे। 2025 में ये होंगे, उत्तराखंड में होंगे। अभी जनवरी में 28 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। और इसका जो शुभंकर है मौली, आप कह सकते हो ये इंस्पायर्ड है किससे, मोनाल से। और मोनाल ये क्या है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। तो मौली याद रखेंगे। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक एंथम भी लॉन्च किया है। और वो एंथम क्या है, संकल्प से शिखर तक। ये आप जरूर याद रखेंगे, संकल्प से शिखर तक इसका एंथम है। ठीक है, इतनी ही बातें ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भी कौन सी योजना शुरू की है। तो आंसर पहले से लग रहा है यहाँ पे, जलवाहक योजना शुरू की है। हमारे शिपिंग मंत्री कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने ही इसको शुरू किया है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन बन गया है। तो ये क्या है, ये मैंने आपको समझाया था, एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सदस्य देशों के बीच में। और अब ब्रिटेन भी इसमें इसका सदस्य बन गया, पहला यूरोपीय देश बन गया है इसका सदस्य बनने वाला। कौन से नंबर का है, नंबर में बात करोगे तो 12वें नंबर का है। और अमेरिका भी पहले इसका सदस्य था, लेकिन 2017 में वो बाहर हो गया था। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे दो प्रश्न और पूछे थे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। कौन कौन से प्रश्न थे कि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना। और दूसरा प्रश्न था शेंजेन वीजा को डिजिटली जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना। तो दोनों का उत्तर सेम ही होगा, वो है फ्रांस, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव किसे चुना गया, या चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा राजीव मेहता। फेंसिंग मतलब तलवारबाजी की बात हो रही है। और इसमें हमारी एक प्लेयर है, उनका नाम ज़रूर याद रखना, उनका नाम है भवानी देवी। का पूछे अगर संबंध किससे है, तलवारबाजी से है, फेंसिंग से है। इसका मुख्यालय आपको दुबई UAE में मिलेगा। ये ऑप्शन भी देखो इंपॉर्टेंट है। TV नरेंद्रन आप जानते हो, वैसे टाटा स्टील के CEO हैं, लेकिन अभी इनका नाम न्यूज़ में था क्योंकि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के ये अध्यक्ष चुने गए और इस पद पर आने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। इसी साल नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। और रणधीर सिंह एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। तो सारे जो इंपॉर्टेंट हैं वो किसी न किसी इंटरनेशनल जगह पे अपॉइंटमेंट हुए हैं और वहाँ पे आने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। तो ध्यान रखना नाम। अगला देखते हैं। अगला भी देख लो एक बार, इतना ज़्यादा कोई खास नहीं है, एक बार देख लो बस। गूगल ने किसे भारत का नया कंट्री मैनेजर बनाया है। तो प्रीति लोबान, आप सिंपल सा नाम याद रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारे दिसंबर का तीसरा वाला वीक था। कौन कौन से दिन हमने कवर कर लिए, 15 से लेके 18 दिसंबर तक के 4 दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अगर सेशन अच्छा लगे प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।